दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सामान्य विज्ञान का जो सेक्शन है, वो लगभग लगभग कॉमन है। जो भी सिलेबस है सामान्य विज्ञान का, हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल कॉमन है। ये आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या बिहार एसएससी, मतलब कहीं का भी आप पेपर दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो सामान्य विज्ञान का सिलेबस बिल्कुल कॉमन होता है और सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सोल्डर के बारे में। सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका जो कंपोजिशन क्या होता है, मुख्य जो घटक होता है क्या होता है। सोल्डर को हम कहते हैं, सॉरी, मिश्र धातु का मतलब हुआ एलॉय, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से अगर कोई धातु बनाई जाती है या कोई भी सामान बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है। अब देखिए होता क्या है। सोल्डर सोल्डर देखा होगा आप लोगों ने, जो टेलीविज़न वगैरह बनाते हैं उनके दुकान पर एक हाथ में लिए रहते हैं और क्या करते हैं, उसको तार को जोड़ने का काम करते हैं, उसी को हम सोल्डर कहते हैं। और यह मिश्र धातु का बना होता है। तो किसका होता है, यही पूछा गया है। तो लेड एंड टीन, लेड को हम जनरली पीबी कहते हैं, प्लम्बम लेड, एंड टीन स्टेनम, लेड प्लस एसएन। टीन को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेड को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। बी ऑप्शन दिया गया कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक इज नोन एज ब्रास, BRASS। ब्रास को हम कहते हैं पीतल, ब्रास को पीतल कहा जाता है। पीतल देखा आप लोगों ने, पीतल की घंटी आती है, छोटे छोटे कटोरे आते हैं, लोटे आते हैं, जो पूजा पाठ में यूज किया जाता है। ओके, पीतल, इसे कहते हैं ब्रास। नेक्स्ट है कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन, Cu+SN, टिन, इसे हम कहते हैं कांसा। इसे कहते हैं कांसा। कांसा होगा, पीतल की तरह होता है, थोड़ा सा चमकदार होता है कांसा। तो कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ। देखिए से यहाँ पर क्या है कि 4 मिश्र धातुओं के बारे में हम बात करेंगे और इसी में से बार बार पूछा जाता है। लेड और टिन जो हो गया सोल्डर का हो गया, कॉपर जिंक पीतल ब्रास है। कॉपर और टिन के संयोग से मिलकर के बनाते हैं क्या, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कहते हैं कांसा को, BRONZ, ब्रॉन्ज कहते हैं कांसा। ओके। इसके बाद आयरन और क्रोमियम, आयरन क्रोमियम निकेल, जिसको मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, स्टील। ठीक है। तो ये स्टील का मिश्र धातु है। ओके, स्टील जो है मिश्र धातु है, आयरन क्रोमियम और निकेल से मिल करके बना होता है। तो इन चारों के बारे में आपको समझ में, इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अच्छे से। ये देखिए सोल्डर हो गया, ये ब्रास हो गया यानी कि पीतल, कॉपर टिन मिल करके ब्रॉन्ज बनाएगा यानी कि कांसा, आयरन और क्रोमियम मिल करके, अभी से बहुत सारे और कंपोजिशन होते हैं। तो ये हो गया स्टील। क्वेश्चन नंबर 22 देगा, सिरका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिरका बनाने में दिस इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखा, जब सिरका बनाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए साइट्रिक एसिड, व्हाट इज साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज अ, साइट्रिक एसिड जो है आपका, जो नींबू होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनका केमिकल नेम है साइट्रिक एसिड। विटामिन सी, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा। ओके। तो सिट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में, लैक्टिक एसिड मिल्क में, और इसमें लैक्टोज होता है। लैक्टिक एसिड का दूध जो है खट्टा हो जाता है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक एसिड सिरका, साइट्रिक एसिड नींबू, संतरा, मौसम्मी, लैक्टिक एसिड दूध, टार्टरिक एसिड
टार्ट्रिक एसिड है इमली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेनकिलर में। पेनकिलर में आपने देखा होगा एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन डिस्प्रिन नाम से, डिस्प्रिन ब्रांड नेम है, एस्पिरिन आता है। यह पेनकिलर होता है, दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको सैलिसिलेट डेरिवेटिव होता है, सैलिसिलेट डेरिवेटिव तो सैलिसिलिक एसिड से मिलकर के बना होता है दर्द निवारक के रूप में। ओके, इसके बाद देखिए साबुन किससे बनाया जाता है? तो साबुन का देखिए एस्टरिफिकेशन करते हैं ओलिक एसिड, ओलेइक एसिड या पामिटिक एसिड या स्टेरिक एसिड, यह तीनों साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन है। द मेन कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये चारों पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चार एक इसके मुख्य जो है हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है। ये मुख्य रूप से चार इसमें पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उच्च कोटि का कोयला है, कोयले की बात की जा रही है। तो जो बेस्ट कोल होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है। इसके बाद लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है। तो सबसे जो बढ़िया कोयला होता है दैट इज एंथ्रासाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आरडीएक्स का फुल फॉर्म। आरडीएक्स इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा था, इसको याद करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह पदार्थ, उस पदार्थ के बारे में बताना है जो सूक्ष्म जीवाणु को मारने एवं उनके वृद्धि को रोकने में किया है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ देखिए कितने टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये देखिए आपके 3 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गए। डिसइंफेक्टेंट, एनाल्जेसिक एंड एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट, 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 डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट के बारे में जान लेते क्या। डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग हम करते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, लेकिन कहाँ पर? फर्श पे देखा होगा आप लोगों, जिसमें हमने फिनॉल का प्रयोग किया। फिनॉल क्या है? एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है। फिनॉल का प्रयोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म जीवाणु या जो भी स्मॉल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनको मारने के लिए क्या करते हैं, हम फर्श को साफ करते हैं। जैसे टॉयलेट वगैरह में क्लीनिंग का काम करते हैं, टाइल्स या फर्श को साफ करने में क्या करते हैं, फिनॉल को हम क्या करते हैं, फिनॉल को डाइल्यूट करके पानी मिला करके उसको हम यूज करते हैं। ओके, तो अगर डेड सरफेस है, ठीक है, यानी फर्श वगैरह साफ करने के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसी को हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ओके, डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक जो होता है लिविंग सेल पर प्रयोग किया जाता है, उसी का प्रयोग, अगर उसी फिनॉल का प्रयोग हम लिविंग सेल पे करें यानी त्वचा पर करें तो वह एंटीसेप्टिक, सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम, बिको टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, तमाम प्रकार के जो एंटीसेप्टिक क्रीम आते हैं, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम है। तो सेप्टिक मतलब होता है, सेप्सिस मतलब होता है स्किन, सेप्सिस, आईएनटी मतलब अगेंस्ट है, यानी कि अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है बॉडी पे तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम हमारे लिए लाभदायक होगा। लेकिन क्या होता है, प्रपोर्शन की बात होती है। डिसइंफेक्टेंट में जो है फिनॉल का परसेंटेज अलग होगा और एंटीसेप्टिक में उससे अलग होगा। ठीक है, 2 टर्म में आपको समझ में आ गया। अगर लिविंग सेल के ऊपर यानी जीवित कोशिका के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है तो उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, और अगर
डेड सरफेस पे किया जा रहा है, यानी कि जैसे कि फर्श वगैरह साफ करने में, तो उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब आज ये एनाल्जेसिक, व्हाट इज एनाल्जेसिक, क्या होता है? एनाल्जेसिक मतलब कुछ नहीं, जनरली क्या है, पेन किलर, दर्द निवारक जो यूज करते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं उसको। देखा होगा जैसे पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल क्या है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, दर्द निवारक भी है और बॉडी का टेम्परेचर सामान्य करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीनों टर्म आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि के लिए, तो सरफेस के बारे में नहीं दिया गया, डेड सरफेस है या फिर लिविंग सरफेस है, ऐसा नहीं कहीं दिया गया है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया, ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है कि जो पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो जो इकोलॉजी है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि जीव और उसके जो आसपास का वातावरण है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो यानी कि जीव है और वातावरण है, तो बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, उस इकोसिस्टम के बारे में बताइए जो पृथ्वी में सर्वाधिक फैला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ओशन हो जाएगा, समुद्र, ओशन समुद्र हो जाएगा, यह सबसे लार्ज एरिया पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में कौन जो है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के अंतर्गत आता है। इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्वायरमेंट यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ों से यानी कि पृथ्वी से क्या करेंगे, जल लेंगे जड़ों के माध्यम से, और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। ओके, और वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, जंतु या मनुष्य उसको ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो इन्वायरमेंट में चला जाता है, वातावरण में, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे फिर क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो समझ में आ गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन उत्पादक श्रेणी में, उत्पादक कौन होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। अपना भोजन कौन बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज बना रहे हैं, कौन बना रहा है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज ही उनका मेन भोजन है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या शर्करा भी कहते हैं। ओके, अब देखिए थे उत्पादक श्रेणी में, तो यानी प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ग्रीन प्लांट होंगे। तो ग्रीन प्लांट कहाँ है, इसमें मनुष्य होगा नहीं, मनुष्य यानी कि जो ह्यूमन बीइंग इज अ कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। मछलियाँ, मछलियाँ शाकाहारी होती है कि मांसाहारी होती हैं, मछलियाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जू प्लैंकटन, जू जैसा कि नाम से यह स्पष्ट होगा ही नहीं, जू मतलब क्या है, जंतु। प्लैंकटन मतलब होता है प्लवक, प्लैंकटन को हम जनरली कहते हैं प्लवक, प्लवक यानी कि ये फाइटो प्लैंकटन, पादप प्लवक, फाइटो मतलब होता है प्लांट, फाइटो पादप प्लवक, और जू प्लैंकटन यानी कि फाइटो प्लैंकटन मतलब ऐसे पौधे जो पानी में तैरने वाले छोटे छोटे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, और उनको कौन खाते हैं, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, जू प्लैंकटन खाते हैं। जू प्लैंकटन को मछलियाँ खाती हैं, और मछलियाँ फाइटो प्लैंकटन को भी खाती हैं। ठीक है, और मनुष्य क्या किसको खाता है, मछलियों को खाता है और फाइटो प्लैंकटन को। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, फाइटो प्लैंकटन, उत्पादक फाइटो प्लैंकटन हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध नहीं रखता है,
वृक्षारोपण, जीवों की सुरक्षा, जल प्रबंधन एंड औद्योगिक प्रबंधन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण यानी ज़्यादा वृक्षों को लगाना, तो संबंध नहीं रखता है तो एफॉरेस्टेशन वृक्षों से संबंधित है तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा। जीवों की सुरक्षा, जीवों की सुरक्षा आएगा। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, पौधे की जड़ें क्या करती हैं, पानी के बहाव को रोकती हैं, बाढ़ आने से रोकती हैं, ठीक है, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधन में क्या किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र यानी पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है, काटा जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फिर जो वेस्ट मटेरियल हैं इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल को वाटर में यानी कि नदियों में बहा दिया जाता है। समझ में आ रहा है, तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए नुकसानदायक होता है यह औद्योगिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथनों में से असत्य कथन चुनना है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग एजी टेंसले ने, दिस इज करेक्ट, याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग एजी टेंसले ने, ठीक है। इकोसिस्टम, अगर पूछा जाए इकोलॉजी टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इकोलॉजी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत पादप एवं जंतु समुदाय का अध्ययन किया जाता है। स्वपारिस्थितिकी मतलब होता है स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल एक ही समुदाय या तो पौधे का या फिर जंतु समुदाय का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी। तो स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी एक निश्चित समुदाय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें पादप जंतु दोनों दिया तो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, यानी डी वाला से जैविक कारक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक। दो प्रकार के फैक्टर काम करते हैं, दो प्रकार के कारक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। पहला तो फिजिकल यानी कि भौतिक कारक, दूसरा क्या है, जैवीय कारक या बायोटिक कंपोनेंट, जैवीय घटक, ठीक है। मतलब कि जिसमें जीवन पाए जाने की संभावना, तो उसी के अंतर्गत जो होगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आ जाएंगे, क्योंकि जीव है तो जैवीय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए लिखा जैविक कारक सूक्ष्म जीव आते हैं, और जो भौतिक कारक हैं जैसे कि तापमान हो गया, मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, तापमान, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, डिफरेंट गैसें जो है, विभिन्न प्रकार की गैसें, ये क्या करती हैं, मतलब भौतिक घटक होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जैविक कारक में एनिमल, प्लांट, सूक्ष्मजीव सभी आते हैं, नाम से यह स्पष्ट है, जैवीय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता के अंतर्गत आते हैं। कार्यशीलता यानी फंक्शन की बात की जा रही है, तो इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल, पदार्थों का चक्रीकरण, साइक्लाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, तो ये सब इसमें इसके अंतर्गत आ जाएगा सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन सी चीजें क्रियाशील होती है, फंक्शनिंग, किनका मतलब फंक्शन होता है, किसका कौन कौन सी कार्य होते हैं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, पदार्थों का चक्रीकरण, साइक्लाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है, सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, फूड चेन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इसी खाद्य श्रृंखला में पहले आते हैं उत्पादक यानी कि ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, इसके बाद उत्पादक आएंगे, इसके बाद
प्रोड्यूसर या उत्पादक। इसके बाद कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक कंज्यूमर उसे कहते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि जो शाकाहारी जंतु हो गए, जैसे चूहा हो गया, खरगोश, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। ठीक है। कुछ मनुष्य भी प्राइमरी के अंतर्गत आता है। ठीक, क्योंकि कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, तो मनुष्य दोनों में आ जाएगा। इसके बाद जो मान लीजिए चूहे को सांप खा रहा है, ठीक है, या चूहे को पक्षी खा रहा है, तो वह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है। फिर पक्षी को कोई और जीव खा गया, ठीक है, तो वह तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और इसके बाद क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स लास्ट में आते हैं। जब ये सभी मर जाते हैं तो जमीन पर गिर जाते हैं, और जमीन पर यानी पृथ्वी पे मिट्टी में पाए जाते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई, कवक और जीवाणु पाए जाते हैं, ये अपघटन का कार्य करते हैं। जीवों को उनके छोटे छोटे अंशों में तोड़ देते हैं, यानी जिससे वो बने हैं उसमें उनको तोड़ दिया जाता है और फिर खाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के साइकिल पूरी चलती रहती है। तो खाद्य श्रृंखला, इसमें जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का, इसमें क्या हो रहा है, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो उसमें भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है। ओके। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव का यानी जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो यह उल्टा होता है, इनवर्स हो जाएगा। ओके, ऐसे होगा, ये जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, यानी जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा। जैव विविधता का मतलब हुआ कि जीवों की जहाँ पर अधिकता हो, बहुत अधिक मात्रा में जहाँ जीव पाए जाते हैं, तो उसे जैव विविधता कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा जैव विविधता हर जगह पाई जाती है। अगर बात करें, सबसे कम मरुस्थल में पाई जाएगी, जहाँ पे जीवों की संख्या कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जीव हैं, पेड़ पौधे, वे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पर एनिमल भी ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही एनिमल या मनुष्य है, उनको भोजन की प्राप्ति होती है। ओके, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिसकी वजह से क्या, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, तो जिससे वहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ज़्यादा अधिक संख्या में जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि उसी पर निर्भर रहते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता ज़्यादा होती है, इसे जीव का भंडार कहा जाता है, जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, असत्य कथन चुनना। रेड डेटा बुक आईयूसीएन द्वारा, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, विलुप्त जीव होते हैं या विलुप्त होने वाले जीव होते हैं, उनको रेड डाटा सूची में शामिल किया जाता है और उसे आईयूसीएन जो जारी करता है। आईयूसीएन का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो रेड डाटा बुक आईयूसीएन द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। असत्य कथन हमें चुनना है। इसके बाद दिया गया है बहिर्स्थान यानी XC2 कंजर्वेशन, बाह्य संरक्षण और अंतः संरक्षण। बहिर्स्थाने और अंतः संरक्षण यानी XC2, और एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। अभी बताए थे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में बता देते हैं। XC2 मतलब, X मतलब होता है बाहर, इन मतलब होता है अंदर, मतलब कि ऐसे जीव, मान लीजिए जैसे कि कोई जीव जहाँ पर एक जंगल है और किसी भी जीव की अधिक मात्रा वहाँ पर पाई जाती है, तो अगर उसको वहीं पर कंजर्व कर लिया गया, वहीं पर चारों तरफ बाड़े लगा लिए गए, ठीक है, लोगों का वहाँ पे आना प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब जहाँ पाया जाता है वहीं पर अगर उसको संरक्षित किया जाए, तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन हो गया।
ठीक है, जहाँ पाया जाता है। और अगर उसको उस जीव को उठाकर कहीं और ले जाया जाए और वहाँ पे संरक्षित किया जाए दूसरे स्थान पर, तो उसे बाह्य यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन, बहिर्स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। आसानी से समझ में आ गया हो। नेशनल पार्क कहीं बनाया नहीं जाता है, जहाँ पर जो जीव होते हैं वहीं पर उनको नेशनल पार्क बना दिया जाता है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, यह भी इन सीटू कंजर्वेशन है, इसको अलग से बनाया नहीं जाता है। बनाया क्या जाता है, जैसे जू हो गया, जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है, एक कहीं निश्चित स्थान देख लिया गया, वहां से बाहर से जीवों को ला करके, बाहर से जीव जंतु को लाकर वहां पर रखा जाता है। ठीक है, तो यह एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। बोटानिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, यह एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। कहीं पर भी हम बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला सही हो जाएगा, असत्य कथन चुनना है, क्योंकि ये सारे जो हैं इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। जैव विविधता के विलोपन के लिए प्राकृतिक और मानव, बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, प्राकृतिक कारक भी और मानव जनित कारक भी। प्राकृतिक कारक कैसे, जैसे मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या हुआ, डेड हो गई, उनकी डेथ हो गई, मर गए, बह गए पानी के साथ। तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता का नष्टीकरण हो गया। मानव जनित कारक क्या करते हैं, मानव क्या करता है, जहाँ आसपास रहता है वहाँ पर क्या वृक्षारोपण नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों का प्रयोग करता है। तो अगर पेड़ों को काटा गया तो उस पेड़ के सहारे, उस वृक्ष के सहारे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि चूहा, खरगोश, या फिर उनकी पत्तियों खाते हैं, भेड़ बकरी। और अगर बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ उनको नष्ट कर दिया जाए तो उसका जैव विविधता का विलोपन हो जाता है। तो वह किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो प्राकृतिक आपदा द्वारा भी होता है और मानव जनित भी। तो ये वाला सही हो गया। इसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट 1973, बार बार पूछा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, याद कर लीजिए। ओके, ये आसानी समझ में आ रहा है। 4-5 क्वेश्चन इसमें से आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाथी प्रोजेक्ट बताया अभी 1992, एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किन गैसों को शामिल किया गया है, शामिल नहीं किया गया, सॉरी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब कि हो गया आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित, कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में होती है तो उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा उस समय क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से, तापमान बढ़ने से जैव विविधता का विलोपन हो जाएगा, जीव जो होंगे नष्ट हो जाएंगे। अगर तापमान बढ़ गया, जल का तापमान बढ़ गया, तो उसमें रहने वाली मछलियाँ प्रभावित होती हैं, छोटे छोटे जीव प्रभावित होते हैं, वे मरने लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा तापमान बढ़ने से छोटे छोटे जंतु जो पृथ्वी पर हैं, ज़्यादा भीषण गर्मी होने की वजह से वो भी मरने लगते हैं। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल गैस के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको क्या करना है, बार बार इसको रिवीजन करना है। ओके, अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका मतलब परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 20 प्रश्न कराए जा रहे हैं, डिस्कशन कराया जा रहा है उसको अच्छे से। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन जल्दी बना के हट गए, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन पे प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।